फ्रेंड्स, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर अत्याचार करता है तो यह राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह अत्याचार अगर महिलाओं पर अत्याचार बन जाए तो यह राजनीति का विषय बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर अत्याचार करता है तो वो राजनीति का विषय नहीं है। बट अगर वो अत्याचार महिलाओं पर अत्याचार बन जाए तो ये राजनीति का विषय है। फ्रेंड्स, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको राजनीति के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो प्लीज़, अगर आप राजनीति को एक डिटेल में समझना चाहते हैं और अच्छे उदाहरण के साथ राजनीति को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, राजनीति को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी 3 अलग अलग धारणाओं को समझना होगा। इसकी पहली धारणा है राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा, यानी कि एक आम आदमी राजनीति को किस नज़र से देखता है, वो राजनीति के बारे में क्या सोचता है। दूसरी धारणा है राजनीति की चिरसम्मत धारणा, क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जो पुराने टाइम पर जो पॉलिटिक्स थी, यानी कि जब राजनीति शब्द का उदय हुआ यूनान में, जब प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक थे, तो उस समय राजनीति शब्द का क्या अर्थ था, इसको समझेंगे। इसकी तीसरी धारणा है राजनीति की आधुनिक धारणा, यानी कि मॉडर्न टाइम पर, आज के टाइम पर राजनीति को क्या समझा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा, लेमैन्स नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, एक आम आदमी अपनी डे टू डे लाइफ में या दैनिक बातचीत में राजनीति शब्द का प्रयोग कई बार करता है। तो उस समय उसका क्या अर्थ होता है? राजनीति शब्द का प्रयोग करते समय वो कई बार राजनीति को सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि संसद या चुनाव या मंत्रिमंडल से जोड़ देता है। वो सोचता है कि संसद में जो भी गतिविधियां होती हैं या चुनाव के समय जो भी गतिविधियां होती हैं या मंत्रिमंडल के समय जो भी गतिविधियां होती हैं वो राजनीति हैं। इसके अलावा वो कई बार जो दलगत राजनीति होती है, जैसे कि कई सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति करते हैं, कई झूठे वादे करते हैं, कई रैलियां करते हैं, कई प्रकार की साजिशें या चालबाजी करते हैं। तो इसको एक आम नागरिक राजनीति समझ लेता है। कहने का मतलब यही है कि आम आदमी राजनीति का अर्थ लगाते समय एक बहुत ही छोटे से दायरे में रहकर सोचता है। आम आदमी सोचता है कि जो मंत्री और विधायक जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, यही राजनीति है। इसके अलावा राजनीति जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो जो भी काम करते हैं, जो भी चालबाजियाँ या साजिशें रचते हैं या जल्द से जुलूस, मांगें, हड़तालें या पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ही राजनीति है। वो यही सब समझता है। एक आम नागरिक ये अनुभव नहीं करता है कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, एक बहुत ही बड़ा सोशल प्रोसेस है। और इन्हीं सब कारणों के कारण कई बार आम आदमी राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडर्स कह देते हैं। मतलब धूर्तों का अंतिम आश्रय, जब जो जितने भी गुंडे मवाली होते हैं, जब उनको कहीं पर जगह नहीं मिलती है, जब उन्हें हर जगह से भगा दिया जाता है, तो वो राजनीति में आ जाते हैं। कुछ ऐसा आम आदमी समझता है। और इन्हीं सब कारणों के कारण आप देख सकते हैं कि कई बार राजनीति को, आपने सुना होगा कि कई बार राजनीति को एक डर्टी गेम या घिनौना खेल कहा जाता है, कि राजनीति एक घिनौना खेल है। स्टूडेंट्स को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। और जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, या जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कोई भी काम करेंगे तो अपने आप को राजनीति से ऊपर रखेंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप भी अपने घर में देख सकते हो, कभी भी आपके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा होगा कि बेटा आपको राजनीति में एंटर करना है या राजनीति में कुछ करके दिखाना है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो फ्रेंड्स, अभी हमने राजनीति की आम आदमी की धारणा को देख लिया कि एक आम नागरिक राजनीति के बारे में क्या सोचता है। बट फ्रेंड्स, अगर सच बताइए कि अगर हम लोग राजनीति से दूर भागेंगे, राजनीति को से बहुत ही घृणा करेंगे, तो असली में ही राजनीति गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी और सार्वजनिक समस्याओं का एक समाधान नहीं निकल पाएगा। इसी संदर्भ में प्लेटो ने एक बहुत अच्छी सी बात कही है, आप सुनिए। जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगते हैं।
मतलब जब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग राजनीति से दूर भाग जाते हैं तो उनको ये दंड मिलता है कि उनसे गिरे हुए लोग उनके ऊपर राजनीति में आकर शासन करते हैं। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी धारणा की बात करते हैं, जो कि है राजनीति की चिरसम्मत धारणा, क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति के सही रूप को जानने समझने के लिए उन भ्रांतियों या उन बुराइयों को दूर करना आवश्यक है जो इसकी आम धारणा के साथ जुड़ गई हैं। राजनीति की चिरसम्मत धारणा हमें सही दिशा में सोचने का रास्ता दिखाती है। फ्रेंड्स, राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है और ये पॉलिटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है और पॉलिस शब्द का मतलब है प्राचीन यूनानी नगर राज्य। यहाँ पर यूनान का मतलब है ग्रीस। आज के टाइम पर जो ग्रीस कंट्री है उसे पहले यूनान कहा जाता था। फ्रेंड्स, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों को ग्रीक भाषा में पॉलिस कहा जाता था। फिर इंग्लिश में पॉलिस शब्द से पॉलिटिक्स बना और पॉलिटिक्स को हम हिंदी में राजनीति कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता था कि यूनानी नगर राज्य बहुत ही छोटे छोटे थे और यहाँ के नगर की एक विशेषता ये थी कि यहाँ के नागरिक बहुधा या ज़्यादातर अपना शासन स्वयं ही चलाते थे। अब ऐसे में होता क्या था कि ये नागरिक राज्य के सदस्यों और संचालकों यानी कि सरकार के रूप में भी जो भूमिका निभाते थे उससे संबंधित गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है। मतलब नागरिक जो भी गतिविधियां करते थे अपने देश को चलाने के लिए, छोटे छोटे जो शहर थे उसको चलाने के लिए, प्राचीन यूनानी विचारकों ने इन गतिविधियों को, इन एक्टिविटी को पॉलिटिक्स कहा है। इन गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स कहा है। प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक थे उस समय महत्वपूर्ण वो थे प्लेटो, अरस्तु। इन्होंने पॉलिस या नगर राज्य के मामले को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, यानी कि राजनीति को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया था। अरस्तु ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राजनीति जो है वो सर्वोच्च विज्ञान है, परम विद्या है, मास्टर ऑफ साइंस। राज्य में सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ करता है, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेता है या जो नियम, संस्थाएं और संगठन बनाता है, उन सबको अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन का विषय क्षेत्र माना है और इसे हम राजनीति की चिरसम्मत धारणा कहते हैं। फ्रेंड्स, अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन विषय क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया। अरस्तु ने कहा कि राज्य में सद्जीवन की प्राप्ति के मतलब कि एक इंसान है जो किसी राज्य या देश में रहता है तो वो अपने सद्जीवन की प्राप्ति के लिए, एक अच्छा जीवन या एक अच्छी लाइफ की प्राप्ति के लिए जो भी नियम बनाता है, जो भी संस्थाएं बनाता है, जो भी संगठन बनाता है या इससे संबंधित जो भी गतिविधियां करता है, वो सब की सब राजनीति हैं या राजनीति का विषय क्षेत्र हैं। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करता है राज्य के अंदर, वो सब की सब राजनीति का विषय क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, क्या था कि उस समय, उस युग में मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत होता था। पहले अर्थशास्त्र सब्जेक्ट अलग से इवॉल्व नहीं हुआ था, सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी अलग से इवॉल्व नहीं हुआ था, इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स अलग से विकसित नहीं हुए थे। इसीलिए राजनीति में कई सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया जाता था। तो प्राचीन यूनान में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, परंतु राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी। मतलब ये कि राजनीति का जो प्रयोग क्षेत्र था वो बहुत व्यापक था। मतलब राजनीति में कई सारी गतिविधियों, कई सारी एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता था, कई सारी चीज़ों को राजनीति में शामिल किया गया था, बट राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या बहुत कम थी। क्या था कि किसी भी यूनानी नगर राज्य की जो जनसंख्या थी उसमें स्वतंत्र लोग बहुत ही कम थे, फ्री लोग जो थे वो बहुत ही कम थे। दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। स्त्रियों और दासों दोनों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसीलिए राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या कम थी। तो अभी तक हमने राजनीति की चिरसम्मत धारणा को समझ लिया है। इसी प्रकार जो मध्य युग आता है, मध्य युग यानी कि मेडाइवल पीरियड आता है, तो उस समय भी राजनीति जो थी वो इन्हीं गिने राजाओं, दरबारियों, सामंत सरदारों, सेनापतियों, नवाबों, रईसों, मठाधीशों की गतिविधि मानी जाती थी। जनसाधारण और जो नौकर वगैरह थे या केवल प्रजा थे, उन्हें राजनीति का हिस्सा नहीं माना जाता था या उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।
बट अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पर राजनीति जनसाधारण के समर्थन पर ही आश्रित हो गई है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कहीं कहीं पर सेनाएं शासन करनी है, तानाशाह शासन करते हैं, बट क्या होता है, आंदोलन होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, आंदोलन करते हैं और राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और एक ऐसी सरकार की स्थापना करते हैं जो जन समर्थन पर ही आश्रित होती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक धारणा की, यानी कि राजनीति की आधुनिक धारणा क्या है। राजनीति की चिरसम्मत धारणा के विपरीत आज के युग में, आज के टाइम पर राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो बहुत ही सीमित हो गया है, लेकिन इसमें भाग लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज राजनीति के अध्ययन में मनुष्य के सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियों पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि केवल उन गतिविधियों पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी और सार्वजनिक निर्णयों यानी कि पब्लिक डिसीजन को प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या था चिरसम्मत धारणा में कि राजनीति का प्रयोग क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, मतलब कई सारी गतिविधियों को राजनीति में शामिल किया जाता था। बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर सभी गतिविधियों को राजनीति में शामिल नहीं किया जाता, केवल उन्हीं गतिविधियों या केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को राजनीति में शामिल किया जाता है जो सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करती है। जैसे कि शुरुआत में आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर अत्याचार करता है तो इसे राजनीति में शामिल नहीं किया जाएगा। बट अगर वही अत्याचार महिलाओं पर अत्याचार बन जाता है, जितनी भी वुमेन हैं उनके ऊपर अत्याचार बन जाता है, तो ये राजनीति का एक विषय बन जाता है, क्योंकि अब ये सार्वजनिक नीति और निर्णयों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो सीमित हो गया है, बट लेकिन यहाँ पर जो भाग लेने वाले लोग हैं राजनीति में उनकी संख्या बढ़ गई है। इंडिया में ही देख लेते हैं हम, 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सभी को वोटिंग राइट्स प्राप्त हैं। मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट देने जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि आज के टाइम पर राजनीति में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पर सार्वजनिक नीतियां और सार्वजनिक निर्णय इन्हें गिने शासकों, विधायकों या सत्ताधारियों की इच्छा को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि समाज के भिन्न भिन्न समूहों की परस्पर क्रिया का परिणाम होते हैं। इस तरह राजनीति जनसाधारण की उन गतिविधियों का संकेत देती है जिनके माध्यम से अलग अलग समूह अपने अपने परस्पर विरोधी हितों में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर राजनीति को परस्पर संतुलन बैठाने वाली नीति माना जाता है। मतलब एक ऐसी नीति है राजनीति जो कि दो विरोधी हितों में या दो विरोधी समूहों में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो समूह हैं, एक उपभोक्ताओं का समूह है यानी कि कंज्यूमर्स का समूह है और दूसरा समूह दुकानदारों का है। कंज्यूमर्स चाहते हैं कि हमें सस्ते दामों पर सामान मिले, महंगाई बहुत बढ़ रही है, और जो दुकानदार हैं वो चाहते हैं कि हम महंगे दाम पर सामान बेचें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों ही ग्रुप के जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। अब इनमें तालमेल कैसे बैठाया जाए? तो इसमें तालमेल बैठाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा उसी को राजनीति माना जाता है आधुनिक धारणा के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने राजनीति की तीनों ही धारणाओं को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम कई डेफिनेशंस के साथ राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा कि राजनीति की कोई एक परिभाषा नहीं है, कोई एक डेफिनेशन नहीं है। आप राजनीति के कई सारे डेफिनेशन या उसके कई सारे मतलब को अभी यहाँ देखोगे और सभी के सभी बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजनीति की। फ्रेंड्स, परंपरागत राजनीति शास्त्र का जो मुख्य संबंध था वो राज्य से था, वो स्टेट से था। मतलब जो पुराने जो लेखक थे, जो परंपरागत लेखक और विचारक थे, विद्वान थे, उनका वो राज्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। मतलब राजनीति को वो पूरी तरह राज्य से जोड़ देते थे, स्टेट से जोड़ देते थे। स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार से है। वो देखते थे कि एक राज्य के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या सिम्टम्स होने चाहिए, उसके मूलभूत तत्व क्या होने चाहिए, राज्य की संस्थाएं क्या होनी चाहिए, या एक सर्वगुण संपन्न राज्य, एक परफेक्ट स्टेट का स्वरूप कैसा होगा। वो इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते थे।
बट जो आधुनिक विचारक हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो राज्य को राजनीति से जोड़ते तो हैं, बट वो इसके साथ ही राजनीति को एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं और मनुष्य की अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान देते हैं। मतलब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार उन गतिविधियों को भी राजनीति में जोड़ने का प्रयास करते हैं जो स्टेट या सरकार से संबंधित नहीं है, स्पेशली ऐसी गतिविधियां, ऐसी नीतियां जो कि सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं उन्हें। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ डेफिनेशंस के साथ राजनीति को समझते हैं। राजनीति मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि है। पॉलिटिक्स इज़ द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ मैन। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और अरस्तु का ऐसा मानना था कि मनुष्य किसी न किसी स्टेट में रहता है, किसी न किसी नगर राज्य में रहता है, और वो किसी सामूहिक सत्ता के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, अपने लिए नियम बनाने की कोशिश करता है, अपने लिए कई संस्थाएं बनाता है ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने देश या अपने राज्य में रह सके। तो इस प्रकार राजनीति मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे एक अच्छा जीवन मिले। वो कोशिश करेगा कि वो नियम बनाए, संस्थाएं बनाए। तो ये एक स्वाभाविक गतिविधि है, एक नेचुरल एक्टिविटी है। आधुनिक सिद्धांतकार भी इसको पूरी तरह सही मानते हैं, बट वो कहते हैं कि राजनीति ना केवल मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है, बल्कि यह मनुष्यों की एक विशेष गतिविधि है। मनुष्य उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए या समाज में सही से रहने के लिए हित समूह बनाता है, राजनीतिक दलों की सहायता लेता है और अपने हित की पूर्ति करने की कोशिश करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आज किसानों को अगर दिक्कत हो रही है तो उन्होंने अपने हित समूह बना रखे हैं, दबाव समूह बना रखे हैं, जिनके माध्यम से वो सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपना हित उनका पूरा हो जाए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति शक्ति का संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति में शक्ति के लिए स्ट्रगल किया जाता है, संघर्ष किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही भी है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं, नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इंडिया है तो कई सारे राजनीतिक दल हैं जो कि आपस में संघर्ष करते रहते हैं। किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? सत्ता के लिए। राजनीतिक सत्ता उन्हें मिल सके, इसी के लिए तो वो संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे से। इसके अलावा ये संघर्ष इंटरनेशनल भी हो सकता है। कई बार सामने वाले या पड़ोसी देश को डराने की कोशिश की जाती है ताकि एक देश अपनी शक्ति को ज़्यादा दिखा सके, अपनी शक्ति को बढ़ा सके। तो कई बार आपने सुना होगा कि इन दोनों ही देशों के बीच या इन सभी देशों के बीच राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, तो स्ट्रगल फॉर पावर्स। तो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसे अगर संक्षेप में देखा जाए तो हम यूँ कह सकते हैं, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास को राजनीति की संज्ञा दी जाती है। मतलब जब हम कंपटीशन करते हैं कुछ संसाधनों, रिसोर्सेज को जीतने के लिए, रिसोर्सेज को पाने के लिए, डोमिनेंस पाने के लिए या कंट्रोल पाने के लिए, तो हम उसको राजनीति कहते हैं। इसके साथ ही राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अथॉरिटी। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। यह धारणा अरस्तु के समय से ही चली आ रही है कि राजनीति का संबंध सूत्र किसी न किसी रूप में सत्ता या शक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी हमने देखा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, तो राजनीति में शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि सत्ता का प्रयोग किया जाता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति के क्षेत्र में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग या तो सरकार स्वयं करती है या जिसका प्रयोग सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। कई बार देखा होगा फ्रेंड्स आपने कि सरकार अपनी सत्ता का प्रयोग करती है, अपनी पावर का प्रयोग करती है अपनी बातें मनवाने के लिए। मान लीजिए कोई रूल बनाया है सरकार ने, कोई लॉ बनाया है, तो उसे लागू करवाने के लिए सरकार अपनी अथॉरिटी या पावर या सत्ता का प्रयोग करती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे राजनीतिक दल अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं, मतलब उनके पास जो जन समर्थन होता है उसका प्रयोग करते हैं और सरकार के विरुद्ध जनता को तैयार करते हैं और अपना खुद पावर में आना चाहते हैं। तो इस तरह राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है।
फ्रेंड्स, एक परिवार में भी सत्ता का प्रयोग होता है। कई बार पेरेंट्स अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं, अपनी पावर का प्रयोग करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। बट परिवार में जिस सत्ता का प्रयोग हो रहा है या मजदूर संघ में जिस सत्ता का प्रयोग होता है, कई बार मजदूरों का लीडर अपने मजदूर भाइयों के ऊपर सत्ता का प्रयोग करता है। बट यहाँ पर जो सत्ता का प्रयोग हो रहा है वो राजनीति में सत्ता के प्रयोग से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इसके अलावा राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन। मतलब राजनीति का जो संबंध है वो संघर्ष और उसके समाधान से है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में किसी चीज़ का संघर्ष होता है और फिर उसी का किसी बात को लेकर संघर्ष होता है और फिर उसका समाधान निकाला जाता है। वाजपेयी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशंस में साफ कहा है, जहाँ राजनीति है वहाँ कोई ना कोई विवाद रहता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती है। जहाँ कोई ना कोई समस्या होती है वहाँ राजनीति होती है। और जहाँ कोई विवाद नहीं होता, जहाँ किन्हीं समस्याओं पर विवाद या वाद विवाद नहीं चल रहा होता, वहाँ राजनीति भी नहीं होती है। इसका मतलब यही है कि राजनीति में संघर्ष होता ही होता है और उसका समाधान भी निकाला जाता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल ऐसे संघर्ष, मतभेद या विवाद को ही राजनीति का उपयुक्त विषय मान सकते हैं जो सार्वजनिक स्तर यानी कि पब्लिक लेवल पर पैदा हों। अर्थात जो ऐसी सामाजिक स्थिति में पैदा हो कि उसके साथ दो या दो से अधिक प्रमुख समूह जुड़े हों। मतलब राजनीति में जो संघर्ष होते हैं उनसे दो या दो से अधिक समूह जुड़े होने चाहिए। अगर कोई ऐसा संघर्ष है जिससे दो या दो से अधिक समूह जुड़े हुए हैं तो हम उसे राजनीति का मतभेद मान सकते हैं या राजनीति का विषय मान सकते हैं। बट दो लोगों के बीच अगर कोई संघर्ष हो रहा है जिससे मतलब सार्वजनिक स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसे हम राजनीति का विषय नहीं मान सकते हैं। राजनीतिक संघर्ष का सरोकार हमेशा सार्वजनिक समस्याओं से होता है। राजनीति में जितने भी संघर्ष होते हैं उसका संबंध हमेशा ही सार्वजनिक समस्याओं से होता है, निजी समस्याओं से बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सार्वजनिक समाधान की मांग करता है, निजी समाधान की मांग नहीं करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी विश्वविद्यालय में कोई समस्या है, कोई संघर्ष हो रहा है। अब वो निजी संघर्ष है जिससे कि सार्वजनिक स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और वो संघर्ष चाहता है कि निजी लेवल पर ही, प्राइवेट लेवल पर ही समाधान निकल जाए, तो उसे हम राजनीतिक संघर्ष नहीं कह सकते। इसी तरह पति पत्नी के जो निजी विवाद होते हैं, जो आपसी संघर्ष होते हैं, उसे राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। बट जब वही विवाद समाज में स्त्रियों के अधिकार की समस्या बन जाता है कि समाज में स्त्रियों की क्या दशा है, तो वो राजनीति का विषय बन जाता है, क्योंकि अब ऐसे विवाद को सामाजिक समाधान की आवश्यकता है। ये विवाद कोई निजी समाधान अब नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति में संघर्ष और समाधान दोनों ही चीज़ें होती हैं। बट जो संघर्ष होता है वो सार्वजनिक होना चाहिए और समाधान भी उसका सार्वजनिक होना चाहिए, मतलब सबके लिए होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि राजनीति क्या है। राजनीति मनुष्य की एक स्वाभाविक गतिविधि है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग किया जाता है और राजनीति का जो संबंध है वो संघर्ष और उसके समाधान से है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपका पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे राजनीति के अलग अलग दृष्टिकोणों की। राजनीति की दृष्टिकोण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देख लेना। आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी वो वीडियो, या फिर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।